तो वेक्टर क्या होता है? तो दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिनमें मैग्नीट्यूड भी हो डायरेक्शन भी हो, ऐसी क्वांटिटीज को क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। और जिनके सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है उनको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। एग्जांपल देखो, कहते हैं जैसे वेलोसिटी है, वेलोसिटी मतलब जिसमें डायरेक्शन भी हो और स्पीड भी हो, तो उसको वेलोसिटी बोलेंगे। और सिर्फ स्पीड बोलोगे तो ये फिर स्केलर क्वांटिटी है, ये खाली मैग्नीट्यूड तो है, डायरेक्शन नहीं है। ऐसे फोर्स, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। पर डिस्टेंस कैसा है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देखो अपोजिट है। डिस्प्लेसमेंट होता है जिसमें डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। और डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। ऐसे करंट स्केलर क्वांटिटी है। तो कुछ हमारे पास यहाँ पे क्वांटिटीज लिखी हुई है, तो उनको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। तो यहाँ लिखा है सच क्वांटिटीज आर कॉल्ड स्केलर्स। तो इसका मतलब कौन सी क्वांटिटीज को स्केलर बोल रहा है, तो वो देख लेते हैं। तो जैसे व्हाट इज योर हाइट, हाइट क्या होता है? हाइट भी एक स्केलर क्वांटिटी है। व्हाट शुड ए फुटबॉल प्लेयर हिट द बॉल टू गिव द पास टू अनदर प्लेयर। देखो ये एक बहुत छोटा सा अच्छा सा एग्जांपल है। अगर मैं हाइट की बात करूँ ना, तो इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, तो हाइट जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये, सॉरी, स्केलर के नीचे लिखना चाहिए इसको। तो मैं इसको स्केलर के नीचे लिख देता हूँ, हाइट। और अगर अगर एक है ना फुटबॉल प्लेयर है, वो फुटबॉल प्लेयर एक अपने फ्रेंड को पास हम करता है, तो उसके लिए उसको क्या जरूरी है? फुटबॉल प्लेयर एक अपनी फुटबॉल जो है पास करना चाहता है, तो क्या उसमें स्पीड की जरूरत है? उसकी बॉल में स्पीड की जरूरत है, और साथ में उसके डायरेक्शन की भी जरूरत है। कोई किसी और डायरेक्शन में जाएगा बॉल तो फिर उसके फ्रेंड के पास नहीं पहुंचेगा, जिस तरफ उसका फ्रेंड है उधर ही भेजना है उसको। तो इसका मतलब उसको डायरेक्शन का भी ध्यान रखना है और उसका स्पीड का भी ध्यान रखना है कि वो पहुंच जाए, उससे पहले नहीं रुक जाए या उसको पार करके नहीं चले जाए। तो इस तरह से जो ये एग्जाम्पल दिया है ना, हाउ शुड ए फुटबॉल प्लेयर हिट द बॉल टू गिव अ पास टू अनदर प्लेयर, तो वो पास कर रहे दूसरे प्लेयर का। तो ऑब्जर्व दैट द पॉसिबल आंसर टू द फर्स्ट क्वेरी में बी 1.6 मीटर। हाइट किसी बच्चे की क्या हो सकती है? 1.6 मीटर हो सकती है। और द क्वांटिटी दैट इन्वॉल्व्स ओनली वन वैल्यू, जिसमें खाली एक ही वैल्यू हो, यानी वो मैग्नीट्यूड ही इन्वॉल्व हो, तब तो उसको हम रियल नंबर बोलेंगे और वो क्या कहलाएगा? वो स्केलर क्वांटिटी कहलाएगा। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या है? हाउएवर आंसर टू द सेकंड क्वेरी इज द क्वांटिटी कॉल्ड फोर्स, तो विच इन्वॉल्व्स मस्कुलर स्ट्रेंथ, यानी मस्कुलर स्ट्रेंथ मतलब मैग्नीट्यूड, कितनी जोर से फोर्स लगाया, एंड द डायरेक्शन इन विच द अनदर प्लेयर इज पोजीशन। तो दोनों चीज चाहिए, मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन भी। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो ये एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो कहता है इन मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग वी फ्रिक्वेंटली कम अक्रॉस विद बोथ टाइप ऑफ क्वांटिटीज, नेमली स्केलर क्वांटिटीज सच एज। तो स्केलर क्वांटिटी के एग्जाम्पल दिए, अपन अंडरलाइन करेंगे। तो एक तो है लेंथ, फिर मास, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, एरिया, वॉल्यूम, टेम्परेचर, वर्क, मनी, वोल्टेज, डेंसिटी, रेजिस्टेंस, ये सब क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं अपन। तो वेक्टर क्वांटिटी कौन कौन सी है देखें, जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वेट, ठीक है, और मोमेंटम, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये सारे क्या हैं? ये वेक्टर क्वांटिटी। इनमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अब अपन देखते हैं सर किसी वेक्टर, हाँ बेटा। सर वेट में केवल हाँ वेट में वेट, कौन सा डायरेक्शन चाहिए होता है? देखो बेटा, वेट हम इसके साइंस वाला वेट की बात कर रहे हैं। तो वेट क्या होता है? मास इनटू ग्रेविटी, इसको बोलते हैं वेट। अगर सिर्फ मास होगा ना तो स्केलर क्वांटिटी है, और मास के साथ ग्रेविटी मल्टीप्लाइड है, तो तब इसको बोलेंगे वेट। और इसका यूनिट जो है केजी नहीं होगा, इसका यूनिट होगा न्यूटन। ठीक है, जैसे आपका मास है मान लो 50 kg, ठीक है, मान लेते हैं। तो मास तो 50 kg है, पर उसमें ग्रेविटी मल्टीप्लाई कर दो। ग्रेविटी की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली हम ले लेते हैं 10, एक्चुअली तो 9.8 होती है नियर अर्थ, तो अपन राउंड ऑफ करके 10 ले लेते हैं, मान लो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन का यूनिट वैसे लगता है।
तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, मास इंटू ग्रेविटी यानी 50 इंटू 10, तो ये हो गया 500। तो 500 न्यूटन है आपका वेट। ठीक है, तो वेट आपका कितना है 500 न्यूटन। अगर मास पूछा जाए तब तो आपका मास क्या है 10 किलोग्राम, तो ये तो स्केलर क्वांटिटी है, और जो आपका ये वेट है ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर है क्या? Yes sir, clear. हाँ, उसके बाद अपन देखते हैं कि वेक्टर को कैसे डिनोट करते हैं। तो कहते हैं ऐसे एरो लगा देते हैं, कोई एक लाइन बनाई उसमें एक एरो दिखा दिया, एरो इस तरफ है तो डायरेक्शन बता दी कि ऊपर की तरफ नीचे की तरफ, इस तरह से। पर इसमें अगर हम कुछ लाइन सेगमेंट बना दें यानी ए से बी तक, तो हमें ये पता लग गया कि इसका मैग्नीट्यूड भी है। डायरेक्शन तो पहले पता लग गई थी, अब मैग्नीट्यूड बताने के लिए एक लाइन सेगमेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, लाइन का एक छोटा सा पार्ट, तो ये इसकी मैग्नीट्यूड होगी फ्रॉम ए बी। तो इसको डिनोट कैसे करेंगे, ए बी के ऊपर एक एरो लगा देंगे, तो इसको बोलेंगे हम वेक्टर ए बी, और शॉर्ट में हम इसको स्मॉल ए बी लिख सकते हैं चाहे तो, ए बी को। तो अब ए बी का मतलब है ए से शुरू हो रहा है वेक्टर और बी पे खत्म हो रहा है, तो स्टार्टिंग पॉइंट ए है और एंडिंग पॉइंट बी है, तो इसके लिए ए बी वेक्टर बोलेंगे। तो पहला लेटर और दूसरा लेटर क्या है उसका बड़ा सिग्निफिकेंस है। उल्टा लिख देंगे तो मतलब भी उल्टा हो जाएगा। अगर बी ए लिख देंगे तो इसका मतलब क्या है कि वो बी से ए तक है। तो ए को हम बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये इनिशियल पॉइंट बताएगा कहाँ से वेक्टर शुरू हो रहा है, और जो बी है वो टर्मिनल पॉइंट बताया था कहाँ खत्म हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये समझा कि वेक्टर क्या होता है, तो इनिशियल पॉइंट से टर्मिनल पॉइंट तक। तो जो लेंथ होती है वो उसकी मैग्नीट्यूड हो जाएगी उसकी। और मैग्नीट्यूड को हम कैसे डिनोट करेंगे, तो ए बी को वेक्टर ए बी को मॉडुलस के नीचे लिख दो। हमेशा वेक्टर के ऊपर एरो जरूर लगा होना चाहिए। अगर हम ए बी वेक्टर को ए से नोट करते हैं तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी, ए वेक्टर ए और इसका मैग्नीट्यूड। या फिर हम सिर्फ ए लिख देंगे ना और एरो नहीं लगाएंगे, इसका मतलब भी क्या है, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, कभी भी कोई लेंथ जो है नेगेटिव नहीं होती, तो इसलिए कभी भी जो मॉडुलस ऑफ ए है किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है कभी भी लेस देन जीरो नहीं हो सकता। अगर लेस देन जीरो लिखा है, कोई नेगेटिव लिखा है, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है उसका। तो मैग्नीट्यूड कभी भी किसी वेक्टर की लेस देन जीरो यानी नेगेटिव नहीं होती, वो तो हमेशा पॉजिटिव होती है। अब पोजीशन वेक्टर क्या हुआ, पोजीशन वेक्टर क्या होता है कि अगर किसी पॉइंट को, जैसे मान लो मैंने कोई पॉइंट लिया P, अब इसको मैं अगर ओरिजिन से जोड़ देता हूँ, ठीक है, ये मेरा क्या है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये है मेरा जेड एक्सिस। तो इस O को ओरिजिन से जोड़ दें किसी भी पॉइंट को, तो O से लेकर P तक का जो ये वेक्टर बनेगा इसको बोलते हैं P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। तो ये x, y, z अगर इसके कोऑर्डिनेट हैं, तो आपको पता है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में अगर मैं एक यूनिट वेक्टर लूँ तो उसका नाम है आई कैप। आई कैप यानी वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, अगर इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो 1। तो यूनिट वेक्टर जो है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है उसके ऊपर हम कैप लगा के दिखाते हैं। ऐसे ही वाई एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कौन सा होता है, उसको बोलेंगे हम जे कैप। ठीक है, और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है उसको हम बोलेंगे के कैप। इस तरह से, तो ये ओ से पी तक हमारा ये वेक्टर हुआ। तो ओपी वेक्टर को हम कैसे डिनोट करेंगे, क्योंकि ओरिजिन से जोड़ दिया हमने इसलिए इसका नाम है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। तो इसको देखेंगे कंपोनेंट के फॉर्म में एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप, ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया। अब ओ से पी तक का जो डिस्टेंस है या मैग्नीट्यूड है वो कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। इसमें कोई डाउट हो तो पूछो। अभी अलग अलग पॉइंट दिए हैं, जैसे ये ओपी वेक्टर है, तो जनरली हम कोई पी पॉइंट को जनरल पॉइंट बोलते हैं, तो फिर ओपी को भी जनरल वेक्टर से डिनोट करेंगे, और वो जनरल वेक्टर अक्सर आर होता है। और कोई पर्टिकुलर पॉइंट है ए बी सी, तो उस कैपिटल ए है तो उसको हम स्मॉल ए वेक्टर से, ओ ए को हम स्मॉल ए वेक्टर बोल देंगे। तो अगर ये ओ ए वेक्टर है ओरिजिन से ए तक,
तो इसको हम स्मॉल ही लिखेंगे, अक्सर हम ऐसे ही लिखते हैं। ओ बी वेक्टर है तो उसको हम स्मॉल बी बोलते हैं, ओ सी वेक्टर है तो उसको हम स्मॉल सी वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। और जनरल वेक्टर, ये तो स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं उनको दिया है नाम, पर जनरल वेक्टर है उसको ओपी, और उसको हम जनरल वेक्टर आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये जनरल वेक्टर है, कोई जनरल पॉइंट ले लिया कहीं पे भी, तो पी पॉइंट के मान लो कोऑर्डिनेट क्या है, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ठीक है। और ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट कोई पर्टिकुलर पॉइंट होंगे, मान लो x1 कॉमा y1 कॉमा z1 इस तरह से, तो उसको हमने ए नाम दे दिया ऐसे। और एक्स वाई जेड पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है और डायरेक्शन रेशियो क्या होता है। तो उसको समझने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, क्यूबॉइड एज्यूम कर रहे हैं। ये देखो क्यूबॉइड आपको दिख रहा है, एक पॉइंट पी है, पी पॉइंट से हमने खूब सारे परपेंडिकुलर बना दिए। तो एक एक्स हमारा, ये तो पता ही है कि ये 3 डायमेंशनल स्पेस है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये जेड एक्सिस हो गया। तो ये नीचे जो प्लेन बन रहा है एक्स ओ वाई, ये एक्स ओ वाई प्लेन है, ये वाला प्लेन एक्स ओ जेड प्लेन है या जेड ओ एक्स प्लेन है, और पीछे वाला जो प्लेन है ये वाला, ये जेड ओ वाई या वाई ओ जेड प्लेन है। तो इससे हमने इस पी पॉइंट से खूब सारे प्लेन जो कि कोऑर्डिनेट के प्लेन से पैरेलल हैं, ऐसे प्लेन अज्यूम किए। तो एक ये प्लेन है जो इस एक्सो जेड के पैरेलल है, फिर ये ऊपर वाला प्लेन है, ठीक है, ये हमारे एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है। और ऐसे ही तीसरा प्लेन हम ये डॉटेड मान लेते हैं, ये जो रेक्टेंगल में जिसपे कर्सर घुमा रहा हूँ, तो ये प्लेन किसके पैरेलल है, ये जेड ओ वाई प्लेन के पैरेलल है या वाई ओ जेड प्लेन के पैरेलल है, ठीक है। तो इस तरह से हमने एक क्यूबॉइड एज्यूम किया। तो अब आपको इस पॉइंट को, ओ पी पॉइंट को ओ से मिलाना है। तो ये ओ पी पॉइंट जो है आर वेक्टर हो गया। अब इस आर वेक्टर को, ये आर वेक्टर या ओ पी वेक्टर जो है ना, ये एक्स एक्सिस से कोई ना कोई एंगल बना रहा है, तो इसका नाम दे देंगे हम एंगल एल्फा। तो ये एंगल हमारा एल्फा है। अगर वाई एक्सिस से जो एंगल बनाएगा उसको नाम दे देंगे बीटा, और जो जेड एक्सिस से ये वाली लाइन जो बनाएगी एंगल, उसको हम बोल देंगे गामा। तो एल्फा, बीटा और गामा, ये 3 एंगल बनेंगे एक्स वाई और जेड एक्सिस के साथ, ठीक है। तो अब इसका कोसाइन ले लो, तो कॉस ऑफ एल्फा, इसको डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। ये एक्स एक्सिस का जो एंगल बना उसका कोसाइन ले लेंगे, तो वो कॉस एल्फा बन गया। जो वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बन रहा है उसका कोसाइन ले लेंगे, तो उसको कॉस बीटा बोलेंगे। जेड एक्सिस के साथ जो गामा एंगल बन रहा है उसका कोसाइन ले लेंगे, तो कॉस गामा। तो ये सारे डायरेक्शन कोसाइन हो गए। कभी कभी कॉस अल्फा को हम एल लिखते हैं, कॉस बीटा को एम लिखते हैं, कॉस गामा को एन लिखते हैं। तो एल एम एन भी हमारे डायरेक्शन कोसाइन हो गए। और एक और तरीका है डायरेक्शन कोसाइन समझने का, तो वो समझ लेते हैं। जैसे मैं एक पॉइंट बताता हूँ, 2 पॉइंट लेके बता रहा हूँ। जैसे मानो ओरिजिन तो ओ है, उसके कोऑर्डिनेट है 0 0 0, ठीक है। और पी पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट है -2, 2, 1 मान लो, ठीक है। तो ये ओपी वेक्टर क्या हुआ, ओपी वेक्टर हो जाएगा कि पी में से ओ माइनस करेंगे, तो पी में से ओ वाले लेटर्स माइनस करोगे, तो यानी -2 - 0 आई कैप ऐसे, तो फिर 2 - 0 जे कैप, ऐसे ही 1 - 0 के कैप। तो ये हमारा ओपी वेक्टर तैयार हो गया। तो ओपी वेक्टर क्या हो गया, ओपी वेक्टर हो गया हमारा -2 आई कैप +2 जे कैप और प्लस के कैप। ये मैंने एग्जाम्पल करके बताया आपको कि क्या होता है, कि वेक्टर ओपी कैसे निकालते हैं।
अगर हमने P पॉइंट से, इस क्यूबॉइड में देख रहे हो, ये ओरिजिन है O, इसके कोऑर्डिनेट 0 0 0, ये पॉइंट P है, P के कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड। तो P पॉइंट से एक्स वाई प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो जब एक्स वाई प्लेन हो गया ये, तो इसका मतलब Z की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0। 0, बिल्कुल सही है, एक्स वाई 0 हो जाएगा ये। और अगर हम यहाँ से D पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें एक्स एक्सिस पे, तो आपको ये DA लाइन दिख रही है, तो ये DA पे परपेंडिकुलर बना दिया हमने। और फिर ये O से A तक जो डिस्टेंस है वो क्या होगा? वो तो x हो जाएगा। तो उस A पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, कोई बताएगा? A पॉइंट x एक्सिस पे है, उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? हो जाएगा x, 0 y z। y की वैल्यू 0 और z की वैल्यू भी 0 आएगी कि नहीं आएगी, बताओ? ठीक है ना? और अगर इस D पॉइंट से, ये जो D पॉइंट एक्स वाई प्लेन पर है, इस पॉइंट से y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें, तो y की तो कोई ना कोई वैल्यू होगी, पर क्या x और z की कोई वैल्यू होगी क्या? तो इस B पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ क्या होंगे? x की वैल्यू 0, 0 y 0 हो जाएगा ना? 0। हाँ, ऐसे ही मानो P पॉइंट से हमने z एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, तो z एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, तो बताओ ये C पॉइंट आया, तो C पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बताओ? तो ये z 0, एक्स 0, z। 0, 0, z, वेरी गुड। ऐसे ही मान लो, जैसे आपने P पॉइंट से एक्स वाई प्लेन पे यानी D पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, तो इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई तो हैं, पर क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन है तो z तो 0 हो जाएगा। ऐसे ही P पॉइंट से हम, ये पीछे वाला प्लेन है ना वाई जेड प्लेन, उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं, तो ये वाला जो पॉइंट है इसका कुछ नाम दे देते हैं, ई नाम दे देते हैं। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? क्योंकि ये तो वाई जेड प्लेन है, और वाई 0, जेड, 0 y z। वेरी गुड, 0 वाई जेड होंगे, बहुत बढ़िया। इसी तरह से P पॉइंट से अगर मैं एक्स ओ जेड प्लेन पर, ये रहा एक्स ओ जेड प्लेन, इस पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं P पॉइंट से, ये वाला परपेंडिकुलर, तो मुझे बताओ, इसका नाम दे देता हूँ मैं F, ठीक है? तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x 0 z। x 0 z। एक्स 0 जेड, हाँ, एक्स होगा, वाई 0 हो जाएगा और जेड होगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आपको खाली दो ही कोऑर्डिनेट पता थे, एक तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट, वो तो पता ही है कि 0 0 0 होते हैं, और दूसरा आपको P पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता थे, तो आपने बाकी सारे कोऑर्डिनेट बता दिए। ठीक है ना? इस तरह से आप किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता सकते हो, अगर हमको दो पॉइंट दे रखे हो तो हमने ये निकाल लिए। अब आपका अगला क्वेश्चन है कि सर ये वाला तो डिस्टेंस O से A तक जो है x है, और O से B तक वो y है, तो बताओ A से D तक क्या होगा? A से D तक डिस्टेंस कितना होगा? क्या वो OB के बराबर होगा कि नहीं होगा? AD और OB बराबर होंगे कि अलग अलग होंगे? इक्वल होंगे। हाँ, तो OB की वैल्यू तो y है ना, O से B तक का डिस्टेंस y है, तो फिर A से D तक का डिस्टेंस भी तो y होगा। और अगर मैं O से D को मिला दूं, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है आपको? O से D तक मिला दे तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो कौन सा एंगल 90 डिग्री है? ओ ए डी, ओ ए डी एंगल 90 डिग्री है, और ओ डी हमारा हाइपोटेन्यूज है। तो जरा बताओ ओ डी की लेंथ क्या होगी? ओ डी की लेंथ क्या होगी? x स्क्वायर प्लस y। हाँ, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगी, ये हमारी ओ डी की लेंथ है, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, तो उससे पता लग गया। अब मैं कह रहा हूँ आप दूसरा ट्राइंगल लो, कौन सा ट्राइंगल? इन एक तो पहले आपने कौन सा ट्राइंगल लिया? इन ट्राइंगल आपने लिया था ओ ए डी। ओ ए डी में आपने बताया कि हमारा ओ डी क्या हो जाएगा? ओ डी लिख देते हैं यहाँ राइट हैंड साइड में, मैं लिख रहा हूँ अंडर रूट ऑफ भाई एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर, यानी एक्स माइनस जीरो होल स्क्वायर, और y माइनस जीरो होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया अंडर रूट, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो तो भी उससे भी वही आंसर आ रहा है,
और डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो भी उससे वही आ रहा है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर करेंगे तो x माइनस जीरो होल स्क्वायर, y माइनस जीरो होल स्क्वायर, ऐसे। अच्छा, ये तो हो गया हमारा OD। अब मुझे इंटरेस्ट है OP निकालने में, तो अब मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ, इन ट्राइंगल O और PD, OPD। तो बताओ, आपने बताया कि OD तो ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं, तो राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ बना के दिखा रहा हूँ। मान लो हमारा OPD ऐसा है, तो ये मेरा O है, ये मेरा D है और ये P है। पर ये OD जो आया ना, वो तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आया है। और ये OP पता है कितना है? कोई बताएगा? सॉरी, PD कितना है? मैंने शायद गलत बना दिया इसको, वो वहाँ देना चाहिए था, तो मैं इसको सही कर देता हूँ। ये D की जगह तो O होगा, और ये जो O की जगह D हो जाएगा। ये D है हमारा, और ये हमारा ओरिजिन O है। तो OD हमारा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस, इसको सीधा बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसा यहाँ ड्रॉ किया हुआ है ना डायग्राम में, वैसा ही दिखे, इसलिए मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। ऐसा बना देते हैं इसको, तो आप रिलेट कर पाओगे इसको कि ये हमारा O है, ये हमारा D है और ये P है। तो ये OD डिस्टेंस तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आया। और आपने PD बताया कि कितना है? बताओ, OC और PD बराबर होंगे कि नहीं होंगे? OC और PD, OC तो Z इक्वल होंगे। है Z। ना? तो Z है, ये OC Z है, तो PD भी Z होगा, तो इसको Z ले लेते हैं। और अब आपसे पूछूं कि बताओ OP क्या है, तो आप बोलोगे सर OP तो होगा अंडर रूट ऑफ OD स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर, यही बोलोगे आप, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। तो OP कितना हुआ? तो चलो बताओ, OD का स्क्वायर कितना होता है? सर वो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। और PD क्या है? PD तो सर Z है, तो इसका स्क्वायर कर दो तो आ गया ना। फिर OP की लेंथ क्या आ गई? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया OP का, वेक्टर OP का मैग्नीट्यूड मान लो, इस तरह से निकाल लेंगे। कोई डाउट इसमें कैसे आया? नो सर। हाँ, अब आपको ना क्या करना है, इस P पॉइंट से एक डायगोनल बनानी है। कौन सी डायगोनल? ये जो PA है ना, ये डायगोनल है, ये इस फेस के ऊपर डायगोनल है। कौन सा फेस है? PFAD। PFAD जो है, इस पर हमने एक डायगोनल बनाया। कौन सा? ये वाला PA। PA भी तो, अच्छा, ये पूरा का पूरा प्लेन जो है ना, ये PFAD है ना, ये पूरा प्लेन OA के परपेंडिकुलर है कि नहीं है? बताओ। PFAD, ये प्लेन OA के परपेंडिकुलर है, तो इस पे जो भी लाइन बनाएंगे वो भी तो परपेंडिकुलर होगी। तो ये जो PA लाइन है ना, PA लाइन वो OA के परपेंडिकुलर है। इस बात से एग्री कर रहे हो क्या आप? बताओ। PA लाइन परपेंडिकुलर है OA के। सर समझ नहीं आया। नहीं समझ में आया? सब परपेंडिकुलर कैसे होगी? वो तो उसके कॉर्नर टू कॉर्नर जॉइंट होगी ना, ए के अच्छा, कॉर्नर से बी के कॉर्नर पे। हाँ, तो चलो ऐसा करते हैं तो अपन। ये 90 डिग्री ट्राइंगल बन सकता है, हाँ, APD। चलो मैं ऐसा करता हूँ, एक मैं अपना मेरे को पिनअप कर लो आप, मैं वीडियो ऑन करता हूँ और उसमें मैं समझाऊंगा आपको, तो समझ में जल्दी आ जाएगा आपके, ठीक है? एक मिनट, मैं एक बार बॉक्स ले आता हूँ मेरा।